नमस्कार। बीते 3 दिनों से कई मीडिया समूह, पत्रकार, बुद्धिजीवी और विपक्षी पार्टियों के भीतर एक ऊहापोह जैसी स्थिति है। और वो इसलिए क्योंकि बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का सर्वे चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग का यह मानना है कि बीबीसी ने टैक्स इवेजन, कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशंस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग के प्रोसेसेस को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से कई जानकारियां हैं जो इनकम टैक्स विभाग के पास नहीं है। लिहाजा बीबीसी को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बीबीसी ने वक्त रहते इनमें से किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि जवाब नहीं मिला, इसलिए इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे की शुरुआत की। और यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि कई दफ्तरों पर आजमाया जाता है, खास करके वो दफ्तर या वो संस्थान जहां विदेश से पैसा आ रहा हो। यह कहना इनकम टैक्स विभाग का है, लेकिन जाहिर सी बात है, पत्रकार समूह, पत्रकार संगठन, बुद्धिजीवियों और विपक्ष की पार्टियों में यह बात गले के नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि उनका मानना है कि यह बदले की कार्रवाई है। बदला किस लिए? बदला इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने प्रसारित की। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम बड़ा चर्चित रहा है, इंडिया द मोदी कनेक्शन। 2 पार्ट की यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारित नहीं हो पाई, क्योंकि भारत सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई, यह कहते हुए कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द और उसके साथ साथ देश के पूरे स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जाहिर सी बात है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के बाद बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे लोगों के दिमाग में सवाल खड़े कर रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा पहले कभी भारतीय इतिहास में नहीं हुआ? तो कुछ जानकारी आपसे साझा करूं। ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहास में, खास करके आजाद भारत के इतिहास में, मीडिया समूह, मीडिया संस्थान से संबंधित दफ्तरों पर इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इस तरह की सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई नहीं हुई है। कई संगठन, समूह और संस्थानों पर इस तरह की कार्रवाई गाहे बगाहे होती रही है, चाहे वो राज्य सरकार के इनिशिएटिव पर हो या केंद्र सरकार की इनिशिएटिव पर। 2 छोटे एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा ही प्रतिष्ठित ग्रुप है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक अशोक जैन के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। इसके बारे में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। वक्त रहते पता ना चल पाया और छापे पड़े। अब किन वजहों से पड़े थे, उससे क्या संदेश गया, किस तरीके से समन्वय स्थापित किया गया, इतिहास के पन्ने में है, इसे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। हम सब ये भी जानते हैं बखूबी, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, कि जब राजीव गांधी की सरकार थी और बोफोर्स के घोटाले पर जबरदस्त चर्चा हो रही थी पूरे देश भर में, उस वक्त एक मीडिया समूह, द एक्सप्रेस ग्रुप, बड़े पैमाने पर इसे लेकर अग्रसर था। रामनाथ गोयनका की अगुवाई में एक्सप्रेस ग्रुप ने जिस तरीके से बोफोर्स के पूरे मामले को सार्वजनिक तौर पर रोज दिन खंगाला था, और उस वक्त इस पूरे मामले को अरुण शौरी, जो कि ग्रुप के एडिटर थे, लेकर आगे चल रहे थे, उसके बारे में हम सब जानते हैं। कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की जांच गोयनका साहब के बाजुबानी की गई थी। अरुण शौरी से अगर आप बात करें तो आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या दिक्कतें होती थी। उन्होंने तो यहां तक मुझे एक बार कहा था कि अखबार छापने के लिए पेपर नहीं था, क्योंकि पेपर सरकार के द्वारा मुहैया होता है, आप सरकार के टेंडर के जरिए ही खरीद सकते हैं, और ऐसी कोशिशें की जा रही थी कि पेपर मुहैया ही ना हो पाए, अखबार छपे ही नहीं। तो ये इतिहास में दर्ज है साहब। जाहिर सी बात है,
ऐसी कई बातें होती रही हैं। राज्यों के स्तर पर भी सरकारें अपने हिसाब से मीडिया संस्थान से डील करती रही हैं, जैसे कि सरकारी एड्स का बंद कर दिया जाना, तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों में आज तो यह परिपाटी है कि आप सरकार के बारे में न कुछ कह सकते हैं न लिख सकते हैं। ऐसा आप कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि सरकारी अनुदान, सरकार के द्वारा मदद, सरकार के द्वारा विज्ञापन कुछ भी नहीं मिलता आपको। क्या हाल फिलहाल किसी ने देखा कि बिहार के किसी भी अखबार में नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत कड़ी टिप्पणी किसी अखबार ने की है? क्या पंजाब की सरकार के खिलाफ पंजाब के किसी अखबार में बहुत छापा है क्रिटिकल? बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कितने अखबार हैं जो बहुत क्रिटिकल अखबार या क्रिटिकल तरीके से खबर छाप पाते हैं? तेलंगाना की बात कीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, केरल की बात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, सरकारों के साथ समन्वय करके ही चलना एक रास्ता है मीडिया हाउसेस के सामने, और इसका इस्तेमाल हमेशा होता आया है। इसकी शुरुआत दरअसल हाल फिलहाल पिछले 10 साल या 20 साल में नहीं हुई है। इसकी शुरुआत मैंने ट्रेस की है 1948। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए थे, सर्वमान्य थे। 1948 में जीप स्कैंडल होता है। वीके कृष्णा मेनन का नाम सामने आता है। वीके कृष्णा मेनन और पंडित नेहरू की नजदीकी के बारे में दुनिया जानती थी, और उस वक्त की सरकार की तरफ से कुछ इमिसरीज ने, कुछ अच्छे लोगों ने मीडिया समूह के मालिकों से बातचीत की। वीके कृष्णा मेनन का नाम जितना कम उछले उतना अच्छा। जरा सोचिए, सिर्फ 20 लाख रुपए के स्कैंडल की बात हो रही थी, 45 जीप जो डिलीवर नहीं हुए थे, लेकिन इससे सरकार की छवि खराब हो रही थी, और उस वक्त के सभी मीडिया संस्थानों ने सरकार का साथ दिया। क्या यह अपने आप में अप्रत्याशित था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी बेटी यानी कि इंदिरा गांधी जब 1967 में देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने यह तय किया कि मीडिया को अपने साथ रखना बहुत आवश्यक है, और इसलिए इंदिरा गांधी ने 1967 से 1984 तक जब जब देश की अगुवाई उन्होंने की, यह निश्चित किया कि देश की मीडिया हमेशा राष्ट्रहित में सरकार के साथ रहे, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर दिक्कतें होती थी मीडिया हाउसेस को। एक एग्जाम्पल आपके सामने, 1962 का भारत और चीन का युद्ध। हम सब जानते हैं कि पत्रकारों के पास एक बेसिक गाइडलाइन होती है कि आप युद्ध को कैसे कवर करते हैं। उस बेसिक गाइडलाइन के तहत पंडित नेहरू के समय इस युद्ध का कवरेज हुआ। पंडित नेहरू की सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध, इंदिरा गांधी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि भारत सरकार के ऊपर या भारत सरकार के खिलाफ कोई भी भारतीय अखबार, कोई भी और तरह का पब्लिकेशन कुछ भी क्रिटिकल नहीं लिखे, न छापे। पूरे देश में राष्ट्रवाद की बयार बह रही थी। आपको कोई क्रिटिकल राइटअप 1971 वॉर के बारे में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नहीं मिलेगा। अब ठीक इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1999 करगिल युद्ध, वाजपेयी जी की सरकार थी। मैंने उस युद्ध को कवर किया, कई तरह के क्रिटिकल राइटअप्स भी छपे, मीडिया कवरेज भी था, टीवी कवरेज भी था। तो कौन सही था, वाजपेयी जी, नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी? यह तय करने का अधिकार आपका है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीबीसी को इस देश में 2 बार प्रतिबंधित किया गया है? जी हां, 1970 में बीबीसी ने एक 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था कैलकाटा एंड फैंटम इंडिया। फ्रांस के एक बहुत सेलिब्रेटेड डॉक्यूमेंट्री मेकर थे लुई मलेज, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। बहुत क्रिटिकल था। उस वक्त की सरकार के बारे में कलई खोलती हुई यह डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है। भारत की लाचारी, बेचारगी, गरीबी, सरकार की नाकामी, सब कुछ उसमें दिखाया जा रहा था। उस वक्त की सरकार ने तय किया कि बीबीसी 2 साल के लिए देश में काम नहीं कर सकेगी।
उसकी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आएगी और बीबीसी का कोई प्रसारण भारत में नहीं होगा। 1970 से 72 प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1972 में मार्क टली, जो कि बहुत ही चर्चित नाम है बीबीसी के, वो ब्यूरो चीफ बनकर दिल्ली आए और 72 में जब वो आए तो एक बार फिर से बीबीसी ने अपना काम शुरू किया। लेकिन 1975 इमरजेंसी के लागू होते ही बीबीसी को उसके काम करने से पूरे तरीके से रोक दिया गया। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी। 1975 से 1977 तक बीबीसी ने कोई भी रिपोर्ट प्रसारित नहीं की भारत में रहते हुए। और मैं अब आपको मार्क टली की कुछ बातें बताना चाहता हूं कि उस वक्त ये इमरजेंसी के समय उन्हें किस तरह का खतरा था। 2018 में मार्क टली ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया, आई.के. गुजराल जो कि उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उनके द्वारा कि मोहम्मद यूनुस नाम के इंदिरा गांधी के एक बहुत करीबी कोर सर्किट के मिनिस्टर ने आई.के. गुजराल से कहा था कि चूंकि मार्क टली बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इंदिरा गांधी की सरकार पर सवाल उठाता है, तो ऐसा करो कि उसे उठाओ और जेल में बंद कर दो, उसे उसकी पैंट उतारो, उसे खूब पीटो, जेल में रखो और फिर रिहा करो ताकि उसे हमेशा के लिए सबक मिल जाए। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें यानी कि यूनुस साहब को यह भरोसा था कि मार्क टली सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे हैं। आई.के. गुजराल ने उस वक्त जांच करके यह बताया यूनुस साहब को कि मार्क टली ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और इस तरह से मार्क टली की जान बची। जरा आप सोचिए, यह था इमरजेंसी का दौर जहां पर बीबीसी के खिलाफ इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बीबीसी को लेकर सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार संकुचित रही। दरअसल मैं अब आपको आजादी के पहले ले जाना चाहता हूं। बीबीसी का गठन 1924 में हुआ और ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के तौर पर 1927 में उसे मान्यता मिली। लेकिन बीबीसी मुख्यतः ब्रिटिश एम्पायर के इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता रहा। बीबीसी का काम था कि लोकमत एकत्रित करना और ब्रिटिश एम्पायर के मूल हितों को आगे बढ़ाना। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त भारत में आजादी का आंदोलन भी बहुत तेजी पकड़ रहा था। लेकिन बीबीसी पूरी कोशिश यह कर रहा था कि कैसे भारत के सिपाही दुनिया भर में ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा के लिए खड़े हैं और यह बात लोगों तक पहुंचे। और यही वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस ने बीबीसी को यह संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि बीबीसी का मतलब है ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉरपोरेशन। ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉरपोरेशन एक प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर बीबीसी है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करती है। स्वतंत्रता संग्राम की कोई खबर नहीं बताती, न दिखलाती है। आजादी की लड़ाई में भारतीयों के संघर्ष को अंग्रेजी नजरिए से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है बीबीसी। लिहाजा भारत की बात को सामने रखने के लिए, भारत के पक्ष को सामने रखने के लिए उन्होंने खुद जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो की स्थापना 1942 में की थी। ऐसा नहीं है कि बीबीसी को लेकर क्रिटिकल अप्रोच सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का था। महात्मा गांधी भी बीबीसी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने हमेशा यह माना कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, सीधा संवाद किया जा सकता है और लोगों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी ने जो कहा बीबीसी के बारे में वो आपके सामने रख रहा हूं। अंग्रेजी जनता के लिए जानना आवश्यक है, लेकिन भारतीय भाषाओं में जब तक खबरें लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में ही खबरों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि संवाद हो सके। नकल करके कोई भी देश राष्ट्र नहीं बन सकता। और यही वजह थी कि विदेशी मीडिया पर अपना यकीन न रखते हुए महात्मा गांधी ने 1919 में 2 अखबार शुरू किए थे, यंग इंडिया
और नवजीवन। इसके बाद 1933 में उन्होंने एक वीकली अखबार भी शुरू किया था जिसे हरिजन के तौर पर प्रकाशित किया जा रहा था। तो बीबीसी पर जो आज अविश्वास की स्थिति शासक दल के द्वारा है वो आज से नहीं है, उसका इतिहास भारत की आजादी से पहले तक का है। भारतीय जनता पार्टी ने बीबीसी पर जो कार्रवाई हुई और उसके बाद जो हाय तौबा मची, उसे लेकर बड़ा ही सख्त रवैया इख्तियार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। बीबीसी एक प्रोपेगेंडा के तौर पर कांग्रेस के हाथ में खेलती है। बीबीसी को भारत के कानून को मानना ही पड़ेगा और भारतीय कानून के तहत अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्रवाई को सही माना, लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष ने अपनी बात कायम रखी और कहा कि लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने माना कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर बाधा डाली जा रही है, स्वतंत्र पत्रकारिता मोदी राज में कमजोर होता जा रहा है और आजाद प्रेस का गला घोटा जा रहा है। उनके जारी किए गए वक्तव्य का एक कोट आपके सामने रख रहा हूं। These investigations should not denigrate into instruments of harassment to intimidate independent media। यानी इस तरह के जो इनकम टैक्स के सर्वे हैं इसके जरिए आजाद मीडिया को डराने और धमकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में प्रेस क्लब है, वहां पर भी एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसका एक अंश पढ़कर बताता हूं। We appeal to the government of India to restrain its agencies from misusing their powers in order to intimidate the media and put curbs on the freedom of press. Action against International Broadcasting Network will damage the reputation and image of India as the largest democracy. तो काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस सबसे बड़े टॉपिक पर। भारत की सरकारें और फॉरेन मीडिया के संबंध कैसे रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा नमूना जो मैं समझता हूं आपके सामने प्रदर्शित कर सकूं वो ये है। टाइम मैगजीन को भारत में काफी प्रतिष्ठित माना जाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है इस मैगजीन की, लेकिन टाइम मैगजीन के कवरेज को किस तरीके से कई बार भारत सरकार अपनाती है और कई बार टाइम मैगजीन को दुत्कारती है, यह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मोदी सरकार के इस कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि टाइम मैगजीन को किस तरीके से पहले उठाया गया और उसके बाद जमीन पर रख दिया गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आगे, सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर थे, तो टाइम मैगजीन ने उनके ऊपर एक कवर छापा। कवर का जो मेन हेडिंग था वो था मोदी मीन्स बिजनेस। भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राइट विंग ग्रुप्स ने टाइम मैगजीन को बहुत सराहा, क्योंकि इसमें गुजरात मॉडल की जबरदस्त तारीफ की गई थी और कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत एक बहुत ही विकसित देश बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है। फिर 2015 में टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक कवर छापा। कवर का टाइटल था वाई मोदी मैटर्स, द वर्ल्ड नीड्स इंडिया टू स्टेप अप एज अ ग्लोबल पावर। इस पूरे कवर मैगजीन में, जिस टाइम मैगजीन की इस प्रति को लेकर मोदी सरकार में जबरदस्त उत्साह था कि देखिए मोदी सरकार को किस तरीके से दुनिया देखती है और विश्वास करती है कि भारत एक ग्लोबल पावर मोदी सरकार के अंतर्गत ही बन सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है ऐसा। मई 2019 में टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर पर छापते हुए यह हेडिंग लगाई, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। भारतीय जनता पार्टी सहित देश के तमाम लोगों ने टाइम मैगजीन की प्रतियां पूरी तरीके से फाड़ ही दी, एक तरह से समझिए आप। टाइम मैगजीन को बहुत ही घटिया बताया गया, उसके कवरेज को घटिया बताया गया और टाइम मैगजीन पर हर तरह के, एक तरह से यूं कहें कि उसके चिथड़ा बनाने की कोशिश की गई। एक हफ्ते बाद टाइम मैगजीन ने एक और आर्टिकल छापा, मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया एज नो प्राइम मिनिस्टर इंडिकेट्स। अब आप बताइए, मैगजीन एक
अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के कवर फीचर्स, लेकिन सरकार और रूलिंग पार्टी का रवैया आपके सामने। चलिए अब जरा इससे पीछे चलते हैं, उसके पहले के 10 साल की बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। मई 2004 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मनमोहन सिंह थे और उस पर हेडिंग था सिंग्स चैलेंज, इंडियाज फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड्स टू स्प्रेड इट्स बेनिफिट्स फ्रॉम सिटीज टू द विलेज। जबरदस्त सराहना की जा रही थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म के फादर के तौर पर मनमोहन सिंह को टाइम ने माना था भाई। इसके बाद तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप देख ही नहीं सकते थे, गैस के बलून बने हुए थे। लेकिन वही टाइम मैगजीन ने 2012 में अपने जून के एडिशन में जब यह छापा, मनमोहन सिंह को कवर पर बनाते हुए, द अंडर अचीवर, इंडिया नीड्स अ रीबूट, इज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अप टू द जॉब। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने टाइम मैगजीन के जो कपड़े फाड़े, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये बदलते वक्त और बदलते कवर के साथ साथ टाइम मैगजीन की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब जरा राजीव गांधी के दौर की बात कर लेते हैं। 1986 में राजीव गांधी को टाइम ने अपने कवर पेज पर रखा और वहां लिखा था द एजुकेशन ऑफ राजीव गांधी, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर राजीव गांधी सामने आए थे। कंप्यूटराइजेशन पूरे देश भर में कराने की बात की जा रही थी। राजीव गांधी को एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन 1987 राजीव गांधी को फिर से टाइम ने अपने कवर पर डाला और लिखा क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, क्योंकि उस वक्त तक राजीव गांधी बोफोर्स के स्कैंडल में घिरते हुए दिखाई दे रहे थे। एक साल का अंतराल, मैगजीन का 2 कवर और टाइम मैगजीन के प्रति 2 तरीके का रवैया, कांग्रेस और उसके साथ साथ तमाम अन्य उन लोगों का जो सरकार के पूरे समर्थन में खड़े थे। अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात कर लेते हैं साहब। जनवरी 1966 टाइम मैगजीन ने कवर पर इंदिरा गांधी का फोटो छापा और उस पर लिखा था ट्रबल्ड इंडिया इन अ वुमेन्स हैंड। आज के जमाने में अगर इस तरह का हेडिंग होता तो कहा जाता कितना मिसोजिनिस्टिक हेडलाइन है। तमाम महिला संगठन इसका विरोध करती हुई दिखाई देती। लेकिन उस वक्त जब कागज की गुड़िया के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था इंदिरा गांधी को, तो ये कवर था। कांग्रेस पार्टी ने बखिया उधेड़ी थी टाइम मैगजीन की उस वक्त। उसके बाद 1976 इंदिरा गांधी को एक बार फिर से टाइम मैगजीन के कवर पर रखा गया और इंपीरियस लीडर के तौर पर बनाया गया। 100 ऐसी महिला नेता जो दुनिया में अपना नाम, अपनी साख बनाकर रखती हैं। और फिर 1984 में जब उनकी मृत्यु हुई तो टाइम मैगजीन ने इंदिरा गांधी पर यह कवर छापा जिसका हेडलाइन था इफ आई डाई टुडे एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल इन्विगरेट द नेशन। दिस वॉज व्हेन पीएम इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो ये इस तरह का कवरेज लगातार होता रहा है साहब, और तरह तरह की बातें आती रही हैं। चाहे आप वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लीजिए, द गार्जियन की बात कर लीजिए, द टाइम की बात कर लीजिए। जब जब सरकार के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बातें लिखी, सरकारों ने और सरकार के समर्थकों ने उसे दिखाया, कहा कि भाई देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय जगत हमारी उपलब्धि को मानता है। और जब जब कवरेज नेगेटिव रहा तब तक उन सभी मीडिया समूह के खिलाफ जबरदस्त आवाज देश में भी उठी। लेकिन एक बात मैं मुख्यतः मानता हूं और वो ये है कि इंटरनेशनल कवरेज भारत को लेकर हमेशा लॉपसाइडेड रहा है, एक तरफा रहा है। अगर आप 1947 से लेकर अभी तक के इंटरनेशनल कवरेज को देखें जो भारत को लेकर है, तो आमतौर पर भारत को सांप सपेरों का देश, गरीबी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी, बेरोजगारी, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस, इन्हीं संज्ञाओं से आप जानते हुए देखेंगे। अधिकतर कवरेज यही है, और वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया में जो लिबरल लेफ्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी ओपिनियन सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और ये लोग भारत को एक खांचे में ही देखना पसंद करते हैं।
तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता भारत वेस्टर्न मीडिया को बहुत भाता नहीं है, कभी नहीं भाया ऐसा, ना पहले ना आज। जब भारत अपने खुद की इंडस्ट्रीज का निर्माण कर रहा था पंडित नेहरू के समय, उस वक्त भी कोई पॉजिटिव आर्टिकल नहीं छपा था भारत को लेकर। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर चल रहा है, तब भी आपको बहुत कोई पॉजिटिव कवरेज भारत को लेकर मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये तमाम बातें मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि जब आप बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड्स की, तो जिन मुद्दों पर भारत को घेरा जाता है, उन मुद्दों को आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज को घेरते हुए नहीं देखते, उनके अखबार उन्हें वैसे नहीं घेरते। आज अगर भारत में बीजेपी की अगुवाई की सरकार है जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी के बारे में अपनी आस्था प्रकट करती है, तो क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समय राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार नहीं थी? क्या फ्रांस में आज एक राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार नहीं है? जर्मनी में राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार नहीं है? ग्रीस, इटली, यूके, इन तमाम देशों में राइट विंग की आइडियोलॉजी को अपनाने वाली सरकारें नहीं हैं? तो ऐसा क्यों है कि भारत में ही इस तरह की बातों को प्रमुखता से सामने रखा जाता है कि देखिए भारत कितना विभाजित होता जा रहा है? ऐसा क्यों होता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ब्लैक्स को सरेआम गोरा पुलिसमैन मार डालता है और उस तरह से कोई खास चर्चा नहीं होती? कवरेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर अमेरिका को यह नहीं कहा जाता कि अमेरिका टूट रहा है। यह नहीं कहा जाता कि अमेरिका में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। यह नहीं कहा जाता कि व्हाइट सुप्रीमेसी की वजह से अमेरिका बर्बाद है। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में इस तरह की चर्चाएं आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा के तौर पर होती हैं। इसलिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक वर्ग विशेष का आधिपत्य है वेस्टर्न मीडिया पर, जो कि भारत को एक चश्मे से, एक खांचे से, एक तरीके से ही देखना पसंद करता है। और क्या इसी कड़ी में बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत करने की कोशिश की जो सिर्फ एक तरफा है। खैर चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। सरकारें चाहें तो मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई कर सकती हैं, खास करके तब जब वायलेशंस निकल कर आ रहे हों। इसे इंटिमिडेशन समझना तब तक जायज होता है जब तक मीडिया संस्थान या पत्रकारों का काम बाधित हो रहा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो मीडिया संस्थान के मालिकों को यह विचार करना पड़ेगा कि उन्हें सरकार से समन्वय करके आगे बढ़ना चाहिए या सरकार के खिलाफ ठान कर आगे बढ़ना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत में ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ ठान कर अपनी की है। और इसका सबसे बड़ा नमूना इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है, जिसने रामनाथ गोयनका की अगुवाई में उस वक्त की सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा था। उन्हें कोई नहीं लगा पाया। तो आज मीडिया संस्थानों को डर किस बात का?